लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, कोई बता सकता है क्या? लास्ट में क्वेश्चन क्या था, क्या क्या गिवन था, बता सकता है कोई? या फिर मेरे को बुक लाना पड़ेगा, फिर से बुक लाने जाना पड़ेगा यार, मैं भी ना। क्वेश्चन पूरा पढ़ लूं? हाँ क्वेश्चन पढ़ो पूरा। A man wishes to crosses the river in a boat. If he crosses the river in minute time, he takes 10 minutes with a drift टी of मिनिमम इज, 120 meter. हाँ टी मिनिमम इज 120 मिनट्स, यही है ना? या एक So मिनट और? 10 minutes. अच्छा 10 मिनट्स है। अच्छा 1 मिनट मेरे को और दो, मैं बुक लेके आता हूँ तभी हो पाएगा, ऐसे फिर डेटा मेरे को याद नहीं रहता है। 1 मिनट दो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। बहुत थकान हो गया आज, 2 बार टेरेस पे चढ़ना, एक बार मार्कर लानी, एक बार स्टाइलस लाने गया, एक बार बुक, याद नहीं रहता मेरे को, बहुत मुश्किल होता है याद रखना। इसलिए मेरे लोगों से दुश्मनी नहीं होती। क्यों नहीं होती? मेरे को दुश्मनी याद नहीं रहती। लड़ाई हुई, मैं भूल गया लड़ाई। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हाँ देखो क्वेश्चन में क्या है, अ मैन विशेस टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट। मैन की चाहत है कि बोट से वो रिवर को क्रॉस करे। बहुत लोगों की चाहत होती है कि बोट में हम भी जाएं कभी, और बोट में जाके गाने गाए। अ मैन विशेस टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट, इफ ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम ही टेक्स 10 मिनट। अच्छा टी मिनिमम का वैल्यू 10 मिनट है, इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू अपॉन वी बी आर। W अपॉन वी बी आर का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 मिनट्स का है। फिर और उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट उन्होंने बोला विद द ड्रिफ्ट ऑफ, और इस केस में जो ड्रिफ्ट था, इस केस में जो ड्रिफ्ट है उसका वैल्यू कितना आया था, W इंटू वी आर डिवाइडेड बाई वी बी आर। ये जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट का वैल्यू कितना बता रहे हैं ये लोग, 120 मीटर्स का ड्रिफ्ट का वैल्यू बता रहे हैं। ये 10 मिनट्स है। फिर और क्या है, इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट का मतलब हो गया जब वो सीधा सीधा निकल गया ना तो वो शॉर्टेस्ट रूट है। ही टेक्स 12.5 मिनट। शॉर्टेस्ट रूट में इसको जो टाइम लगा, टी फॉर शॉर्टेस्ट रूट, टी फॉर शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट का जो टाइम है दैट इज 12.5। ये कल ना किसी ने डाउट भी पूछा था कि सर जब रूट शॉर्टेस्ट होगा तो टाइम भी मिनिमम होना चाहिए, तो क्वेश्चन में दिख रहा है टी मिनिमम 10 है और शॉर्टेस्ट रूट का टाइम जो है वो ज्यादा है, 12.5 मिनट का है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वीबीआर का वैल्यू, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो देखो यहाँ पे W अपॉन वी बी आर का वैल्यू 10 है और यहाँ पे W इंटू वी आर अपॉन वी बी आर का वैल्यू 120 है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप यूज करोगे तो इन प्लेस ऑफ W अपॉन वी बी आर प्लेस कर दो 10 मिनट, यहाँ पे रख दिया मैंने 10 मिनट इंटू वी आर, 10 मिनट इंटू वी आर, ये इक्वल है 120 मीटर के। तो ये जीरो से ये जीरो गायब हो गया अगर, तो वी आर का वैल्यू आ जाएगा 12 मीटर पर मिनट का। ठीक है, ये रिवर फ्लो का वैल्यू आ गया, इस रेट से रिवर जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अच्छा फिर मैंने आपको बताया था शॉर्टेस्ट रूट में
शॉर्टेस्ट रूट में जो टाइम आया था, ड्रिफ्ट इक्वल्स टू 0 में जो टाइम आया था, टाइम का वैल्यू ऐसा आया था, विड्थ डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ VBR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। याद है क्या ऐसा? Yes, sir. देखो Yes, sir. बेसिकली ना इस वाले चैप्टर में बस आपको एक तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से टर्म गिवन है, और एक बार आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो आपको फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करना है। इसलिए मैंने बोला था कि कल का लेक्चर आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर आपको कल का लेक्चर याद होगा तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब यहाँ पे अगर मैं टी के प्लेस में 12 मिनट पुट करूँ, 12.5, विड्थ का वैल्यू इज अगेन 120 डिवाइडेड बाय VBR का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा VBR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। VR वाज 12 तो 12 का स्क्वायर। आंसर ना मीटर पर मिनट नहीं आएगा, कोई कन्वर्जन मत करना। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डेसिमल हटाते हैं। अब ये डेसिमल कैसे हटाएंगे? डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड कर दिया। अब 125 है और ये 120 है, तो अच्छा कोई वैल्यू से डिवाइड हो रहा है क्या? 25 से हो रहा है? नहीं हो रहा है, डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24। फिर उसी तरह जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब अगर इससे आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4। 24 का स्क्वायर होता है 476। अब पता नहीं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। 576 576 होता है। 576 डिवाइडेड बाई VBR का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज 144। एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, सिंप्लीफाई करो आंसर मिल जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद v का वैल्यू 20 के आसपास आना चाहिए। 23 23 आ रहा है। 23 आ रहा है क्या? Yes, sir. यहाँ पे आंसर दिया इन्होंने 20 का आंसर दिया इन्होंने। 20 आ रहा है क्या? यस सर। देखिए ना, चेक कर लेना एक बार 20 आ रहा है कि नहीं। तो ये सॉल्व करोगे तो VBR का आंसर यहाँ से आना चाहिए 20 मीटर पर मिनट। ये हमारा आंसर है। आया समझ में? थोड़ा और एक बार समझा दीजिए। बिल्कुल। देखो हमने क्या बोला कि क्वेश्चन में इन्होंने ये सबसे पहले बताया है कि मिनिमम टाइम जिसमें आप रिवर को क्रॉस कर सकते हो, दैट मिनिमम टाइम वाज 10 मिनट। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन में ये बताया। और जब वो मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करता है, उस टाइम पे जो ड्रिफ्ट इसको मिला था वो 120 मीटर का है। अब मिनिमम टाइम का फॉर्मूला है W/VBR। ये हमने टाइप 1 जो प्रॉब्लम था उसमें मिनिमम टाइम कैसे कैलकुलेट करते थे, W/VBR को हमने 10 मिनट से इक्वेट कर दिया। और ड्रिफ्ट जो होता था मिनिमम टाइम पे, उसका वैल्यू आया था W/VR डिवाइडेड बाई VBR इक्वल्स टू 120 मिनट। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करो, W/VBR इधर भी है, W/VBR इधर भी है। तो इस W/VBR को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया 10 मिनट से। तो ये VR का वैल्यू सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 12 मीटर पर मिनट। ये रिवर फ्लो का वैल्यू आ गया। अब जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, 12 भी एक ऑप्शन रहेगा। तो खुशी खुशी में क्या करेंगे, VR को नहीं लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने VR आपसे नहीं पूछा है। क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, VBR। अब इन्होंने ये बोला कि वो जो शॉर्टेस्ट रूट होता, शॉर्टेस्ट रूट मतलब जब वो सीधा सीधा से चल गया तभी शॉर्टेस्ट रूट होगा। तो शॉर्टेस्ट रूट का मतलब हो गया कि ड्रिफ्ट 0 है। तो शॉर्टेस्ट रूट में अगर ड्रिफ्ट 0 है, उस समय का टाइम बोला गया है 12.5 मिनट का है। अब मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि शॉर्टेस्ट रूट में जो टाइम होता है उसका फॉर्मूला है सर शॉर्टेस्ट रूट तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। हाँ, तो जब आप ड्रिफ्ट 0 करते हो तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस में तो चलते हो ना, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर ही चलते हो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे t का वैल्यू हो जाएगा W डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ VBR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। अब इसमें जो भी वैल्यूज आपको पता है वो पुट कर दो। VR आपको पता था, पुट कर दिया। W का वैल्यू अपने को पता है, W का वैल्यू भी पता था ना। हाँ, W का वैल्यू भी पता था 120। तो सब वैल्यूज जो हमें पता था हमने पुट कर दिया, वेरीफाई किया, सॉल्व किया, तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर मिनट के जैसा। तो ये अपना आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। सबको समझ में आया क्या? सर वो जो W का वैल्यू अगर पता था तो वो हम पहले भी पुट कर सकते थे ना। कहाँ पे? यहाँ पे? नहीं सर, ऊपर जो लिखा है W/VBR इक्वल्स टू 10। अरे हाँ बिल्कुल, सॉरी,
W by VBR यहाँ पे भी पुट किया जा सकता था। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, दो केसेस होते हैं, दो केसेस होते हैं। एक केस हमारे सिलेबस में नहीं है। एक केस क्या होता है, जैसे अभी अभी आप देखोगे ना, तो जितना भी केस हम पढ़ेंगे ना, उसमें रिवर फ्लो का जो स्पीड होगा, रिवर फ्लो का जो स्पीड होगा वो क्या होता है, वो VBR से कम होना चाहिए। VBR ज्यादा होगा, VR का वैल्यू कम होगा। एक और केस होता है जहाँ पे रिवर का फ्लो पागल हो जाता है, रिवर का फ्लो पागल हो जाता है, वो क्या हो जाता है, VBR से ज्यादा हो जाता है। तो उस केस में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उस केस में भी क्वेश्चन बनता है, वो अब अपने सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया है। आप यहाँ से भी कैलकुलेट करके बता सकते हो 20 मिनट, वैसे भी सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है आपका। इस वाले स्टेप में भी अगर आप 120 पुट कर दोगे और ये VBR कैलकुलेट करोगे तो आपको 20 मिनट्स का आंसर मिल जाएगा। आया क्या समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये वाला स्टेप फिर क्यों किया? क्योंकि वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। हमने ये सारा जो रिजल्ट फाइंड आउट किया है उसमें क्या होना चाहिए, VR का वैल्यू लेस देन VBR होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो VBR आ रहा था वो 20 है और VR 12 है, मतलब पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट है। तो आप ऐसा समझ लो कि बस मैंने कैलकुलेशन करने के लिए या VR का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने ऐसा कुछ किया, ठीक है ना? क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो अब ये रिवर बोट प्रॉब्लम हो, मैन स्विमर प्रॉब्लम हो, विंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम हो, सब में आपको यही करना है। जैसे अगर विंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम आ गया, विंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम, तो सब कुछ सेम रहेगा। विंड एयरक्राफ्ट में सब कुछ सेम रहेगा, बस ये जो रिवर बोट प्रॉब्लम आपने सीखा था, रिवर बोट या रिवर मैन, अब इसमें क्या हो जाएगा, विंड का काम रिवर करेगा। तो जो यहाँ पे इस वाले में हम क्या लिखते थे, इस वाले में हम लिखते थे VR एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर, यहाँ पे लिख देना VW एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ विंड। यहाँ पे लिखोगे VBR बोट का रिलेटिव वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे लिख दोगे VWA एयरक्राफ्ट का, ये उल्टा हो गया, एयरक्राफ्ट का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विंड, ये लिखोगे VAW एयरक्राफ्ट का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विंड, और लास्ट में होगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकते हैं, तो डरने की बात नहीं है। रिवर बोट प्रॉब्लम में अब जरूरी नहीं कि सबके पास बोट हो, कुछ क्या होता है, कुछ स्विमर भी होते हैं। तो अगर कुछ स्विमर होंगे तो वो रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी बन जाएगा, ठीक है। रिवर स्विमर प्रॉब्लम या रिवर मैन प्रॉब्लम भी बन जाता है। आया क्या समझ में? हाँ या ना? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल होता है वो होता है रेन मैन प्रॉब्लम। अब बोलोगे सर ये रेन मैन प्रॉब्लम क्यों जरूरी है? तो तुमने क्या किया होगा ना, नोटिस किया होगा, जब पानी आ रही है, बारिश हो रहा है, ठीक है, कोई वर्षा भी है हमारे क्लास में, वर्षा, वर्षा है ना? वर्षा तुम्हारा नाम बारिश के दिन के हिसाब से रखाया गया है क्या? कोई नहीं। तो ये जो रेन मैन प्रॉब्लम, अब में से लोग पूछेंगे सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो तुमने फील किया होगा जब तुम रेन में, ठीक है, रेन में आराम से चलते हो तो तुमको लगता है कि पानी कुछ अलग डायरेक्शन से आके हिट कर रहा है, लेकिन जब दौड़ना स्टार्ट करोगे तो तुमको लगेगा कि पानी कुछ और डायरेक्शन से या कुछ और वेलोसिटी से आके हिट कर रहा है। ऐसा फील किया है क्या कभी पानी में रुके हुए? सर जब हम गाड़ी चलाते हैं तब ऐसे लगता है कि बिल्कुल जोर से बिल्कुल, आगे। हाँ, जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको लगता है कि रेन बहुत स्पीड से आके हिट कर रहा है, लेकिन वही अगर आप रुक जाओगे तो आपको लगेगा रेन तो आराम से आ रहा था। ऐसा ऐसा फील किया होगा आप यस लोगों सर, ने, बहुत सारे यस लोगों ने, सर। ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, तो इसके लिए एक डायग्राम देखते हैं। मान लो ये रेन है, ब्लू है पानी, पानी पानी, ये है ब्लू पानी। सपोज रेन है और ये रेन वर्टिकली ऐसे गिर रहा है। ये जो मैंने बनाया, ये मैंने रेन नहीं बनाया, ये मैंने रेन का वेलोसिटी वेक्टर बनाया है, ठीक है। ये रेन का वेलोसिटी वेक्टर है और ये जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन, अब ये VR का मतलब यहाँ पे रिवर नहीं है, ऐसा नहीं कि रिवर ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये VR का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन। अब वेलोसिटी ऑफ रेन मतलब कुछ नहीं मेंशन होता है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर होगा तो उसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलेंगे। तो VR है, मतलब अगर कोई नॉर्मल कंडीशन है, कोई नहीं भाग रहा, सब कुछ स्टेशनरी है, ग्राउंड पे बैठ के अगर खड़े खड़े इसको देखा जा रहा है, ग्राउंड पे बैठ के अगर इसको देखा जाएगा तो रेन जो था वो ऐसा हुआ, ऐसा कुछ आता हुआ दिख रहा है। अब क्या करते हैं, मान लो इसमें कोई इंसान है, ठीक है,
कोई इंसान है, ये इंसान क्या करेगा, दौड़ना स्टार्ट करेगा। ये जो इंसान है ये दौड़ना, ये इंसान जब स्टेशनरी था, ये इंसान जब यहाँ पर स्टेशनरी था, तो इसको क्या लग रहा है, रेन कैसा आ रहा है, रेन ऐसा सीधा सीधा आ रहा है। अब मान लो अगर इसके हाथ में एक छतरी है, सावन आया है, अगर इसके हाथ में एक छतरी है, ऐसा इसके सर पे छतरी कैसे लग गई, हाथों में छतरी होनी चाहिए, ये मान लो इसके हाथों में अगर एक छतरी है, तो ये छतरी को कैसे रखेगा, इस तरह से रखेगा जिससे पानी ये भीगने से बच सके। अब पता नहीं इसके मन में क्या ख्याल आया, ठीक है, ये दौड़ना स्टार्ट कर देगा। अब अगर दौड़ना स्टार्ट कर देगा तो कितने एंगल पे छतरी को रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, इसको खुद को बचाने के लिए छतरी को कितने एंगल पे रखना होगा, ये कैलकुलेट करने को बोलते हैं। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये रेन जो था, एक्चुअली में रेन ऐसा गिर रहा है, मतलब आप जब स्टेशनरी हो तो रेन सीधा सीधा ऐसा आ रहा है, मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया, तो मैंने छतरी को ऐसा रख दिया। अब अगर मान लो ये जो कभी कभी रेन तो थोड़ा तिरछा भी आता है ना। हाँ बिल्कुल आ सकता है, अरे रेन तिरछा विंड पैटर्न पे डिपेंड करता है। हाँ वो डिपेंड करता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि रेन अगर ऐसा था, रेन अगर ऐसा था, तो अब मान लो अगर ये v वेलोसिटी से भागना स्टार्ट कर देगा, तो अपन क्या बोलते हैं, अपन पहला टर्म यहाँ पे आएगा vr, vr का मतलब है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन, ये पहला टर्म। सेकेंड टर्म आपको क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म आपको मिलेगा vm, vm का मतलब हो गया एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन। और एक और टर्म आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसको या एक तो हम इस तरह से लिखा मिल सकता है, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, एक तो इस तरह से लिखा मिल सकता है, और क्या लिखा हुआ मिल सकता है, और आपको ये मिलेगा वेलोसिटी विथ विच, द वेलोसिटी विथ विच rain appears to hit, rain appears to hit the man, rain appears to hit the man। ये तीन तरीकों से आपको, सॉरी ये दो तरीके से VRM लिखा हुआ मिल सकता है। एक्चुअल में क्या होगा, ये जो VRM है, इस VRM को अगर मैं वेक्टर में लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर, ये जो VRM वेक्टर था मैंने इस तरह से लिख दिया। मान लो मैन स्टेशनरी है, मान लो मैन स्टेशनरी है, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, आप इसमें देख लो, इफ Vm इज 0, अगर Vm 0 हो गया तो VRM वेक्टर जो है वो VR वेक्टर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में मैन को रेन आता हुआ दिखेगा वो रेन का एक्चुअल वेलोसिटी हो जाता है जब मैन स्टेशनरी, यही तो यहाँ पर था ना। इस वाले केस में अगर आप एग्जाम्पल 1 देखोगे तो एग्जाम्पल 1 में क्या है, मैन स्टेशनरी है अगर, तो जिस डायरेक्शन में रेन एक्चुअल में गिर रहा था उसी डायरेक्शन में अपने को रेन आता हुआ दिखा, उसी डायरेक्शन में हमने छतरी रख दिया है। अब अगर मैं ये जो इंसान है उसको मैं बोलूं कि इंसान भागना स्टार्ट कर दे, इंसान भागना स्टार्ट कर दे मतलब इसको कुछ वेलोसिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इसको कुछ वेलोसिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो इफ Vm वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, अगर Vm वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 है, उस केस में अगर आप देखोगे तो VRM वेक्टर जो है, VRM वेक्टर मतलब वो डायरेक्शन या वो वेलोसिटी जिससे रेन इंसान को आके हिट करेगा, दैट इज VRM वेक्टर। तो ये जो VRM वेक्टर है वो एक्चुअल में अगर देखोगे तो VR वेक्टर और माइनस ऑफ VM वेक्टर का रिजल्टेंट है। इसका मतलब क्या है, अगर ये इंसान इधर दौड़ना स्टार्ट कर दे तो रेन इसको जिस एंगल से आके हिट करेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करने के लिए VR वेक्टर में आपको माइनस ऑफ VM वेक्टर करना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ VM वेक्टर, अगर ये VM वेक्टर इधर था तो माइनस ऑफ VM वेक्टर इधर चला जाएगा, अगर ये VR वेक्टर था तो माइनस ऑफ VM वेक्टर इधर आ जाएगा। ये मैंने बना दिया माइनस ऑफ VM वेक्टर, ऐसे इस तरह से माइनस ऑफ VM वेक्टर बना दिया। अब ये जो माइनस ऑफ VM वेक्टर है, VR वेक्टर और माइनस ऑफ VM वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वही डायरेक्शन है जिससे रेन इंसान को आता हुआ दिखेगा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से आप बोल सकते हो ये रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन रहा है, ये रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन रहा है, ये रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन रहा है। इसका मतलब एक्चुअल में जो रेन था वो सीधा सीधा गिर रहा था, लेकिन जैसे ही इंसान दौड़ना स्टार्ट कर देगा, जैसे ही इंसान दौड़ना स्टार्ट कर देगा, ये जो रेन जो पहले सीधा सीधा गिर रहा था
वो अब इसको कुछ एंगल पर आता हुआ दिखेगा। तो अगर इसने छतरी ऐसे रखी होगी ना तो ये बच नहीं पाएगा, इसको छतरी को ऐसे, अब इसको क्या करना पड़ेगा, छतरी को इतने एंगल पे टिल्ट करना पड़ेगा। तो वर्टिकल से कितने एंगल पर छतरी को टिल्ट करना है, यही सब क्वेश्चन इसमें बनता है। तो एक कंसेप्ट समझ में आया क्या, रेन मैन प्रॉब्लम? यस सर। हाँ सर। yes sir, आसान है ना? Yes, sir. जब भी ये बोला जाए कि इंसान स्टेशनरी है, इंसान स्टेशनरी है, इसका क्या मतलब होगा, ये वीएम वेक्टर हो गया जीरो, ये वीएम वेक्टर हो गया जीरो वेक्टर। अगर वीएम वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया, इसका मतलब रेन जिस डायरेक्शन से इंसान को आता हुआ दिखेगा वो रेन का एक्चुअल वेलोसिटी के इक्वल होगा। लेकिन अगर ये इंसान दौड़ना स्टार्ट कर दे, कुछ भी वेलोसिटी से अगर ये इंसान दौड़ना स्टार्ट कर दे, तो उस केस में क्या होता है, ये जो रेन है, ये जो मैन है, मैन को रेन एक सर्टेन एंगल से आता हुआ दिखेगा या कुछ अलग एंगल से आता हुआ दिखेगा। अब कितने एंगल से टिल्ट होगा, क्या होगा, यही कैलकुलेशन अपने को करना होता है। तो रेन मैन प्रॉब्लम में, जो रिवर बोट प्रॉब्लम में हम कैलकुलेट करते थे वीबी, बोट का एक्चुअल वेलोसिटी, रेन मैन प्रॉब्लम में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वीआरएम कैलकुलेट करना है। इसका मतलब रेन किस डायरेक्शन से आ रहा है ये आपको कैलकुलेट करना होगा। इतना समझ में आया क्या? यस सर। अब इसमें ना कुछ क्वेश्चन Yes, sir. सॉल्व करके देखते हैं, Yes. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ही अच्छे समझ में आएगा। बस मेरे को कुछ क्वेश्चन मिल जाए। क्वेश्चन हाँ है ना, क्वेश्चन लिखते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो बोट वाला तो समझ आया कि होता है, जरूरत होता है, इसका क्या जरूरत है? क्या जरूरत कौन है, ऐसे कैलकुलेट करेगा बैठ के छतरी लेके एंगल बना के? मतलब आप क्या चाहते हो कि ये जो मेरा इंसान है वो भीग जाए? मतलब अगर इसको फिजिक्स no नहीं sir, आता, सर इसका यूज क्या कॉमन है, सेंस ये से रेन यूज मैन कर प्रॉब्लम सकते का हैं। यूज क्या है? रुको वो तुमने सर इसको कार से जाना चाहिए सर। भाई सब अमीर नहीं होते यार, कुछ गरीब होते हैं हमारी तरह, मेरी तरह। सर बस रेनकोट चलेगा। पहनेगा। क्या करेगा? रेनीकोट सर, बस- रेनीकोट भी तो है, कैलकुलेट कौन करेगा? बारिश में भीग ना जाए। रेनकोट है, ठीक है रेनकोट है, लेकिन इसको बचाना है यार, मतलब अच्छा सर हाँ, एक्सक्यूज मी सबसे सर, अच्छा हाँ बोलो। सबसे अच्छा है सर, इसको घर में ही रहना चाहिए। नहीं अरे आपने वो, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो, सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलो ना। सर मैं एक कॉन्सेप्ट पार्ट का वीडियो में देख रहा था, एचसी वर्मा से क्वेश्चन था कि वही एक एम्पेरिकल टावर से कोई ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा, तो अगर उसने जस्ट फ्री फॉल में आदमी नीचे रहा तो उसके ऊपर गिरने से एक बुलेट का स्पीड जितना उस पर चोट लगेगा। लेकिन वही टॉप डिस्टेंस से, जैसे एचसी वर्मा बता रहे थे कि रेनफॉल जब तो क्लाउड 5 किलोमीटर का रेंज में होता है ट्रोपोस्फियर में, तो वहां से जब रेनफॉल गिरता है तो उनके सर पे चोट क्यों नहीं लगता है? तो सर वो ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है। वो जब एयर, वो जो ड्रॉप होता है ना, वो क्या करता है, एयर एक विस्कस मीडियम, वो जो एयर है ना वो एक विस्कस मीडियम, वो एक फोर्स अप्लाई करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो वो क्या सर करता एयर है, रेजिस्टेंट? हाँ एयर रेजिस्टेंस। तो एक विस्कस ड्रैग आएगा विस्कोसिटी फोर्स के नाम से। वो विस्कस ड्रैग जो होता है ना, वो क्या करता है, ग्रेजुअली उसके एक्सेलरेशन को कम करता रहता है, मतलब उस पे नेट फोर्स जो है उसको बैलेंस करना स्टार्ट करता है। जैसे ही नेट फोर्स बैलेंस हो जाता है तो वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेता है और उससे गिरता है। तो वो जो टर्मिनल वेलोसिटी से जब नीचे गिरता है तो इतना ज्यादा चोट नहीं लगता। लेकिन अगर वो एयर नहीं होता ना बीच में, तो जब आसमान से बारिश होता है ना, तो सर्वर ये करके वो एक्शन कराते रहता है। मतलब अभी जो इतना मजे से लोग बारिश का ये करते हैं ना, मजे लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता, लोग बारिश से फिर डरते हैं उसके, अरे बारिश आ रहा है भाई, भागो भागो भागो, ऐसा करते हैं। तो वो टर्मिनल Yes. लॉस का कंसेप्ट है। अच्छा, अब ये आप लोगों ने ये ना एक सॉन्ग देखा होगा, सावन आया है, सावन, उसमें एक्ट्रेस ऐसे डांस करती है, सावन आया है। तो सावन जिधर से आएगा आपको छतरी उधर ही लगाना पड़ेगा ना। अगर सावन ऊपर से आ रहा है तो आपको छतरी ऊपर लगाना है, अगर सावन सामने से आ रहा है तो छतरी आपको ऐसा लगाना है। तो ये अगर ये सावन वाला सॉन्ग अगर एंजॉय करना है तो आपको ये कंसेप्ट जानना पड़ेगा। वैसे भी सावन आने वाला है। तो सर छतरी पकड़ के कैलकुलेट करेंगे फिर जाएंगे? अरे वो आप ये क्या बोलते हो, एक एस्टिमेट आप कर लोगे, यू डोंट हैव टू डू द प्रॉपर कैलकुलेशन। प्रॉपर कैलकुलेशन तो बुक्स के लिए। अब एकदम एग्जैक्टली बोलोगे कि सर ये नॉर्मल इंसान तो ऐसा नहीं करेगा, नॉर्मल इंसान क्यों नहीं है ये सब, नॉर्मल इंसान क्यों करेगा रेन मैन प्रॉब्लम और ये सब? नॉर्मल इंसान तो बोल रहा है कि हाँ भाई नेचर है। देखो एक चीज में बताओ, जो आम इंसान होते हैं हम लोग जैसे, अगर किसी चीज का हमें अंडरस्टैंडिंग है ना, तो आप बोलते हैं कि हाँ चलो इसका ये लॉजिक था, इसके कारण ये हो।
जिसकी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, हम सीधा बोलते हैं ये तो भगवान भगवान करा रहे हैं। तो ऐसा ही होता है। एक मतलब जो कॉमन हमारा बिलीफ है वो ये है कि जहाँ तक समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है तो भगवान है ना उसके ऊपर। तो अब बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, चलो ये नहीं मैं बोलता कि भगवान पे नहीं मानना है, भगवान पे मानो, भगवान पे मानना बहुत जरूरी है, ठीक है। भगवान पे मानना मतलब यू आर हैविंग अ फेथ, यू आर हैविंग अ बिलीफ, बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। लेकिन अगर आपको ये आई एम अ मौका मिल प्योर जाए, एथिस्ट सर। एथिस्ट, यस सर। अच्छा है। लेकिन आप ना पता नहीं कोर्स ऑफ टाइम में शायद आपको भी रियलाइज होगा कि कोई तो है, कोई तो सुपर पावर है हु इज मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स। नहीं तो इतना बड़ा सा जो हमारा अर्थ है उसको मैनेज करना, या अर्थ क्या यूनिवर्स जो है उसको मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। एक सिंपल सा स्कूल कॉलेज का एग्जांपल लो, अगर स्कूल कॉलेज में कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल और ये सब अगर नहीं होंगे ना तो कितना डिसबैलेंस हो जाता है। मतलब कोई भी चीज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। वो नेचर है, वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है एक अपने एक्सटर्नल कंडीशंस के कारण। है ना कि हम बोलते हैं कि एवरी एक्शन इज क्रिएटेड बाय अ फोर्स। मतलब अगर कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे एक फोर्स है, उसके पीछे एक कारण है। तो अगर वो नेचर कर दी तो नेचर के पीछे कौन है? चलो आई बिलीव कि हाँ बहुत सारी चीजें नेचर से हम इवॉल्व हुए हैं, चलो ठीक है, लेकिन ऐसा क्या जरूरत था कि नेचर से इवॉल्व कराना पड़ा? अब ये बहुत बेकार का टॉपिक है, मैं नहीं फंसता इस सब में। ओके सर, ओके सर, हम लोग फिजिक्स ही करते हैं सर, रहने दो। ये रेनमैन प्रॉब्लम की इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस कब है? जब आप अब कभी भी पानी में भीगोगे ना तो आपको देखो डेफिनेटली आप एग्जैक्टली एंगल नहीं बता सकते कि कितने एंगल से आपको छतरी रखना पड़ेगा, लेकिन आपको एक कॉमन सेंस पता चल जाएगा। अच्छा कि अगर एक्चुअली में बारिश इधर से आ रही है, दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो पानी सीधा हो जाएगा। अगर सीधा से भाग रहे पानी ऐसी आ रही तो जो वाटर है वो कैसे चेंज हो जाएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ, शायद मैं रिलेट करा पाऊँ, शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा कि एग्जैक्टली मैं रिलेट करा पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। देखो मान लो क्या है ना, एक्चुअल में जो रेन था वो इस तरह से आ रहा है, मान लेते हैं। कोई इंसान है और ये जो इंसान है उसने देखा कि जब ये स्टेशनरी था तो रेन जो है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है, ऐसा। तो अभी ये छतरी किधर रखेगा? अगर इसको खुद को बचाना है तो छतरी ये इस डायरेक्शन में रखेगा, इस डायरेक्शन में ऐसा छतरी रखेगा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। अब इसने क्या किया, ये वीआर था, ये वीआर वेक्टर ऐसा है। अगर ये इंसान दौड़ना स्टार्ट कर दे, अगर ये इंसान दौड़ना स्टार्ट कर दे कोई वीएम वेक्टर के स्पीड से, वेलोसिटी से, तो इसको छतरी कितने एंगल पे रखना है? मान लो ये मेरे को गेस करना है, मैं एग्जैक्टली कैलकुलेशन अभी तुमको नहीं बता पाऊंगा, मैं बस आपको बोल रहा हूँ कि आप एक अप्रोक्सीमेशन कर पाओगे कि आपको अगर आप दौड़ना स्टार्ट करोगे तो आपको कितने एंगल पे रखना पड़ेगा। अब अगर आप दौड़ना स्टार्ट करोगे ना तो हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा कैलकुलेट करना होता है वीआरएम वेक्टर। अब ये वीआरएम वेक्टर क्या है? वीआरएम वेक्टर है वीआर वेक्टर माइनस ऑफ वीएम वेक्टर। तो वीएम वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो माइनस ऑफ वीएम वेक्टर किधर चला जाएगा? माइनस ऑफ वीएम वेक्टर ये हो गया, तो हम बना देते हैं माइनस ऑफ वीएम वेक्टर इधर, ऐसा। अब तुम देखो जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब अगर जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा आ रहा है, ये जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा आएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि जो रेन पहले मुझे इस एंगल पर आता हुआ दिख रहा था, जैसे ये दौड़ना स्टार्ट कर देगा इंसान, उसको क्या मिल जाएगा? उसको रेन इस एंगल पर आता दिख जाएगा। और अगर ये क्या कर दे, मान लो अगर अपने स्पीड को ये कम कर दे, अगर ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम हो जाए ना तो रेन ऐसा वर्टिकल भी आके दिख सकता है। मतलब तुम ये चेंज कर सकते हो। देखो तुम वीआर वेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, वीआर वेक्टर जो डेफिनेटली वो इंद्रदेव है या जो भी है वो कंट्रोल करे, तुम इसको नहीं चेंज कर सकते। लेकिन किस वेलोसिटी से रेन तुमको आके हिट करेगा तुम ये चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। अगर आप अपने वीएम वेक्टर को चेंज करना स्टार्ट कर दोगे तो देखो जो रेन ऐसे आ रहा था वो आपको इस डायरेक्शन से आता हुआ दिख सकता है। अगर आप चाहते हो कि रेन मुझे वर्टिकली आके हिट करे तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करना, अपने स्पीड को कम कर लेना। अगर आप अपने वीएम को कम कर लोगे तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रेन मैन प्रॉब्लम है उसमें तुम डे टू डे लाइफ में एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं कर पाओगे कि कितना एंगल हुआ, कितना स्पीड हुआ, कितना क्या हुआ,
लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन जरूर कर पाओगे। अभी आया क्या समझ में ये एग्जांपल? आया ना, बोलो। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया ना? Yes, sir. सर हाँ बोलो, किसी कोई डाउट है क्या? देखो फिजिक्स में ना जो भी कंसेप्ट आप पढ़ोगे ना, एवरीथिंग हैज अ रीजन बिहाइंड दैट। फिजिक्स में हम ऐसा कोई भी चीज रैंडमली नहीं पढ़ते। बहुत बार होता है कि उसको रिलेट कराना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हर चीज का एक इम्पोर्टेंस है। जैसे वो एक मैं जोक सुनता रहता हूँ कि अब बैंक में जॉब लग गई है, यहाँ जॉब लग गया है, वो हो गया है, अब अपने मैथ्स वाले टीचर के पास जाऊंगा और पूछूंगा ये साइन थीटा और अल्फा बीटा जो पढ़ाया था उसका क्या यूज? तो डेफिनेटली मुझे यूज नहीं आ रहा है। डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं बैंक का एम्प्लॉई है तो मुझे यूज नहीं आ रहा। लेकिन जो ऐसा थोड़ी कि अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स है तो हर कोई बैंक में ही काम करेगा, हर कोई फील्ड जॉब ही करेगा, हर कोई स्पोर्ट्स में ही जाएगा, कुछ लोग रिसर्च में भी जाते हैं। और हम एज अ इंडियंस ना, हम लोग में ना रिसर्च की टेंडेंसी नहीं होती। मतलब एज अ इंडियन हमारी टेंडेंसी क्या होती है, ऑलमोस्ट हम लोग सबको एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। कुछ लोग ही होते होंगे जो एलीट फैमिली से आते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो सब लोग हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली की क्या सोच होती है ना कि जैसे ही आप 22-23 ईयर्स के हुए ना, तो यू शुड स्टार्ट अर्निंग। आपको पैसे कमाना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप 22-23 साल के हो चुके हैं, 25 साल के हो चुके हो, 25 साल के बाद अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो ना, तो बाकी तो आस पड़ोस वाले सुनाते ही हैं, घर वाले भी सुनाना स्टार्ट कर देंगे कि बैठा बैठा खाता रहता है, बैठा बैठा सोता रहता है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो इंटरव्यू तुमको नहीं बोलेंगे कि निकम्मा है, नकारा है, ऐसा तुमको नहीं बोलेंगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके यही चलता होता है कि 25 साल हो गया, अभी तक ये पैसे नहीं कमा रहा है, इतने इसने पैसे इन्वेस्ट करा दिए मेरे पढ़ाई के नाम पे और अभी तक उसने एक भी रुपए रिटर्न में नहीं लाया। तो अब ऐसा नहीं कि मैं आप लोग की फैमिली की बोल रहा हूँ, मेरी फैमिली की भी यही सोच थी। 22-23 साल का अगर मैं हो गया, बीटेक के बाद मेरी जॉब नहीं लगी थी, तो आए दिन मेरे को मेरा भैया कॉल करके डांटता था कि पता नहीं क्या किया, पैसे बर्बाद कर दिया, बीटेक कर लिया, ये हो गया। तो भैया कॉल करता था, मतलब मेरे को समझ में आ जाता था कि आधे घंटे का लेक्चर मेरे को मिलने वाला है। तो ये मेंटालिटी है। अब रिसर्च में लोग इसलिए नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? उनको हमेशा दिखता है अच्छा पैकेज। जैसे तुम लोग भी अगर मान लो डॉक्टर बनना चाहते होगे तो डेफिनेटली तुम्हारे माइंड में ये होगा, अच्छा डॉक्टर बन जाएंगे तो हर एक आदमी से 1500-1000 रुपए का फीस लेंगे। तुम्हारे मन में भी यही होगा। और ये तुम्हारा आइडिया बहुत कम ही होगा, ये आसपास की जो सोसाइटी है ना वो ऐसा बिल्डअप करा देती है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं रिसर्च करना चाहिए। जैसे अब मान लो कोई ट्रीटमेंट है सालों से चलता आ रहा है, कैंसर का ट्रीटमेंट है, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि बस आप मेडिसिन खाते रहो, वो कंट्रोल्ड हो सकता है। ट्रीटमेंट कराने के लिए अगर वो रेडियोथेरेपी और ये सब अगर आपने कराया तो शायद वो चांसेस है कि ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं। तो रिसर्च में हम लोग क्या होते जा रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं। नो डाउट हमारे ही लोग जाके फॉरेन में और अलग अलग कंट्रीज में जाके रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो फिर हमारा पेटेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी टेंडेंसी तो पैसे कमाने की है। अब यही लोग को यहाँ से लेके जाएंगे, नासा से लेके जाएंगे रिसर्च कराने के लिए, इन लोग को मेडिकल साइंसेज में वहाँ पे लेके जाते हैं, तो डीएनए मॉडिफिकेशन और ये सब कुछ हमारे इंडियंस ही जाके वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर इंडिया में वो करने भी चाहेंगे ना रिसर्च, तो उनको गवर्नमेंट का एडिक्वेट सपोर्ट नहीं मिलता, और पैसे चाहिए, एक लेवल ऑफ पैसा सबको चाहिए। और जनरली ये होता है कि आप जिस हिसाब का आपका नॉलेज है ना, या जिस हिसाब का आपका स्टडीज है, आपको भी एक टाइम पे फील हो जाएगा कि नहीं यार, अगर मैंने इतना मेहनत किया है इसका मतलब मेरे को पैसे चाहिए। अब अगर पैसे नहीं आएंगे, रिटर्न में कुछ नहीं आएगा ना, तो आप भी सोचोगे कि यार क्यों इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ाई का क्या फायदा, ये वो ऐसा वैसा। इसलिए इतना वो लोग भागते हैं बाहर के कंट्री। और ये सिर्फ हमारी गलती नहीं है, एक तो हमारी सोसाइटी की सोच ऐसी बनी हुई है, दूसरा हमारे गवर्नमेंट जो है उससे कोई खास सपोर्ट है नहीं। ठीक है, मोदी जी आ जाए या राहुल जी तो आएंगे नहीं कभी। ठीक है, राहुल जी जिस दिन आ जाएंगे वो तो बहुत बड़ा क्या बोलूं, बुरा दिन होगा जिस दिन भी आ जाएंगे। कोई दूसरा अगर कोई आ जाए, ठीक है, तब भी यही प्रॉब्लम होगा। एक तो पॉपुलेशन हमारा बहुत बड़ा है, तो दैट हैज टू बी कंट्रोल्ड। छोड़ो, अब इसमें क्या करते हैं ना, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको ये वेक्टर डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये वेक्टर डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक बार अगर आपने वेक्टर डायग्राम बना लिया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो क्या है,
a man walking due east, a man walking due east with 3 km per hour. A man walking due east with 3 km per hour observes rain falling vertically. A man A man walking due east with 3 km per hour observes rain falling vertically at the rate of 3 km per hour. Full stop. Find the actual speed. so rain falling vertically at the rate of 3 km per hour. Full stop. Find the actual Sir. speed. हाँ A man walking due east with 3 km per hour. हाँ बिल्कुल. A man walking due east with 3 km per hour observes rain falling You vertically. what after that? U के बाद क्या था? एक मिनट में starting हाँ से बता U देता हूँ. E. A man walking due east with 3 km per hour observes rain falling vertically at the rate of 3 km per hour. Full stop. Find the actual speed and direction of the rain with respect to the ground. Find the actual speed and direction of the rain with respect to the ground. आप क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन में देखो क्या क्या डेटा गिवन है. सॉल्व तो मैं करके बता दूंगा, लेकिन आप बस इतना with देखो respect to विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. आप क्वेश्चन पढ़ो और देखो कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा अवेलेबल है. क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना उसका. बस आप क्वेश्चन को आपको पढ़ना और देखना है कि क्या क्या आपको पता है, और अगर कोई वेक्टर डायग्राम बना सकता है तो वो कोशिश करेगा वेक्टर डायग्राम बनाने का. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और ये देखो कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं. और किसी को अगर लग रहा है कि समय वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो मुझे बताएगा कि हाँ सर क्वेश्चन समझ में आ गया. क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर. और किसी को, एक वैभव को समझ में आया, और किसी को? Yes sir, मुझको. सर आ गया समझ ठीक है. में. यस सर. और नाम नहीं आया फिर यहाँ पे. यस. अनुष्का ठीक है. अब मैं ना ये एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बताता हूँ, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सॉल्व कर पाओ. क्वेश्चन में ये बोला गया है अ मैन वॉकिंग ड्यू ईस्ट. मतलब ये जो मैन है वो स्टेशनरी नहीं है, वो रुका हुआ नहीं है, वो क्या कर रहा है, ड्यू ईस्ट में भाग रहा है. तो ये ग्राउंड है और ग्राउंड में ये इंसान क्या कर रहा है, भाग रहा है. सर 1 मिनट रुक जाओ. ठीक है, मैं बस डायग्राम बना दूंगा, फिर सॉल्व करना आपको ही बोलूंगा. अ मैन वॉकिंग ड्यू ईस्ट विद 3 किलोमीटर पर आवर. ईस्ट के डायरेक्शन में ये भाग रहा है 3 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मैं जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको एक्स एक्सिस मान लूंगा और ये वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लूंगा. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 3 और डायरेक्शन है आई कैप. मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस सर. हाँ सर. सर 3i कैप प्लस 3j कैप हो जाएगा. क्या 3i कैप प्लस 3j कैप? अच्छा आंसर देखते हैं. ये vm वेक्टर इधर मैंने बना दिया. अच्छा अब इसको क्या लगाना, ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट अ रेट ऑफ सर एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन वही 3i कैप प्लस 3j कैप हो जाएगा ना. ये इसका क्या मतलब है, ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. ऑब्जर्व वाला जो रेन वेलोसिटी है वो वीआर है वो, या वो वीएमआर है, या सॉरी वीआरएम है. सर वीआरएम है. वीआरएम है. वेरी नाइस. इन्होंने क्या बोला Yes, sir. कि ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. इसको क्या लगा कि जब ये इधर दौड़ रहा है तो रेन कैसा आता हुआ दिखा इसको रेन आता हुआ दिखा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे. और कितने स्पीड से इसको आता हुआ दिखा, 3 किलोमीटर पर आवर से. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने VRM वेक्टर जो है वो 3j कैप का बता रखा है क्या? सर ये नहीं समझ में आया सर. ये बात सबको समझ में आ रहा है क्या?
सर हम लोग ऐसे निकालेंगे VR इज इक्वल टू VRM प्लस VM कर देंगे। हाँ वो VR निकालना है ना? वो पहुंचते हैं वहां तक। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। सर उधर -3 जेकब होगा ना? हमारे पास अन्वेषा फिर से एक बार पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर उधर -3 जेकब होगा ना, हाँ क्योंकि वो डाउनवर्ड आ रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, -3j कैप लेंगे। वेरी नाइस, -3j कैप। तो मैंने बता दिया VRM वेक्टर जो है वो -3j कैप है। अब इन्होंने क्या बोला, फाइंड द एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन। अब एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन अगर पूछा गया, आप इसमें वेक्टर डायग्राम मैं दो तरीके से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। एक तो क्या है, एक मेरे पास VM वेक्टर इधर है, एक VM वेक्टर इधर है, और मेरे पास एक और वेक्टर है VRM वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, हमने क्या सीखा सर है? एक्चुअल स्पीड है 2√2। ठीक है, देखते हैं हमने क्या सीखा है। ये जो VRM वेक्टर है वो होगा VR वेक्टर माइनस में VM वेक्टर। हमने ये सीखा है, VRM वेक्टर इज इक्वल टू VR वेक्टर माइनस में VM वेक्टर। और अगर मेरे को VR वेक्टर जानना है तो मैं इस VR वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? मैं इस VR वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूँ ना, VRM वेक्टर प्लस VM वेक्टर। हाँ या ना, लिख सकते हैं क्या? यस सर। हाँ मतलब सर। ये वाला वेक्टर और ये वाला जो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट ही क्या होगा? वो रिजल्टेंट ही हमारा VR वेक्टर है। तो मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट बना दिया, तो ये जो रिजल्टेंट बन के आएगा, दिस रिजल्टेंट इज VR वेक्टर। ये हो गया हमारा VR वेक्टर। अब अगर आप देखोगे तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है और आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता है, तो मैं VR वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? रूट ओवर ऑफ √3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ VRM स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना? अंडर रूट ऑफ VRM स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। सॉरी √18 था। जो भी है देख लेते हैं। तो VRM स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कितना है? VRM का भी मैग्नीट्यूड 3 का है और VR का भी मैग्नीट्यूड क्या है? 3 का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको इस तरह से, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो रहा है √18। √18 मतलब हो जाएगा 3√2। 3√2 किलोमीटर पर आवर में चल रहा था ना, 3√2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये VR वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और डायरेक्शन, अगर किसी ने आपसे वेक्टर का डायरेक्शन पूछा तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं? वेक्टर का डायरेक्शन, ये वर्टिकल है, वर्टिकल से इसका एंगल बता दो। अब मान लो ये एंगल थीटा है, मान लो ये थीटा एंगल अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, तो मैं इस डायग्राम से tan थीटा का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? मैं tan थीटा को लिख सकता हूँ, tan थीटा इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ। ये VM वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। VM वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? VM वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 और VRM वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। 3 से 3 अगर आप कैंसिल करोगे तो tan थीटा हो गया 1। इसका मतलब थीटा 45 डिग्री है क्या? 45 डिग्री। तो एक्चुअल में ये जो रेन था वो वर्टिकल से 45 डिग्री पे गिर रहा था और कितने स्पीड पे गिर रहा था? 3√2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे गिर रहा था। आया क्या समझ में? हाँ, हम लोग तो डायरेक्टली 45 बोल सकते हैं ना, क्योंकि हाँ डायरेक्टली अगर 90 डिग्री के बीच में रहा अगर दो वेक्टर तो 45 से नहीं जाएगा, नहीं मिड पॉइंट ऐसा मत बोलना कि 90 जाता है डिग्री के बीच है। रिजल्टेंट। आप ये बोल सकते हो कि एक तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीचों बीच जाएगा, इसलिए थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है? द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन वाज 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल एंड द मैग्नीट्यूड इज 3√2 किलोमीटर पर आवर। आया क्या समझ में? यस सर। क्लियर है यस ना? सर। यस सर। अच्छा, ये अगर समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with a velocity of 25 meter per second. Rain is falling vertically with a velocity of 25 meter per second. Full stop. A man is walking with a velocity of 25 meter per second. Full stop. A man is walking with a speed of 10 meter per second
A man is walking with a speed of 10 meter per second in the north to south direction. In the north to south direction. In the north to south direction. Full stop. What is the A man is direction? walking with the speed of A man is walking with a speed of 10 meter per second in the north to south direction. Full stop. What is the direction? What is the direction in which, what is the direction in which he should hold his umbrella? What is the direction in which he should hold his umbrella to save himself, to save himself from the rain, to save himself from the rain? मतलब सर VRM का डायरेक्शन निकालना। आपको वो सोचना पड़ेगा, वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं वो बता दूंगा तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। आप ऐसा मान लेना डायग्राम, ये मान लेना नॉर्थ और इधर मान लेना साउथ और ऐसा इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, और पानी ऐसे वर्टिकली गिर रहा है। डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? पानी ऐसे वर्टिकली गिरेगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। टाइम तो अभी खत्म हो गया है, आप इसको कोशिश करना, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? और फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कभी नहीं समझ में आने वाला। मेरे पास एक असाइनमेंट था, तो किसी ने बोला है वो ग्रुप में सेंड कर देगा, तो प्लीज वो ग्रुप में सेंड कर देना। उसमें रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन है, रिवर बोट प्रॉब्लम के नाम से भी होगा, रेनमैन प्रॉब्लम के नाम से भी होगा, तो उसमें क्वेश्चन होंगे, वो ट्राई करके देखना। एक और लेक्चर में लूंगा आपका, रिलेटिव वेलोसिटी तो खत्म हो जाएगा, कल रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो जाएगा। ग्राफ के लिए मैं एक और क्लास लूंगा, जिसमें एक डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ और कुछ और ग्राफ है, वो सब बता दूंगा। तो 2 दिन में ये काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया काइनेमेटिक्स में। वेरिएबल एक्सेलरेशन कराया ना आपके बैच में? वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं कराया? अच्छा ठीक है, 3 दिन लग जाएंगे, फिर 3 दिन लगेंगे, 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब आपका काम है कि आप जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो जो मैंने आज जो शीट आपको मिलेगा, वो जो ग्रुप में भेज दिया जाएगा, वो शीट के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो, अगर मैं डिस्कशन नहीं करा पा रहा हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं डिस्कशन के लिए भी एक लेक्चर रख दूंगा। जैसे एक दिन मैंने रखा था डिस्कशन के लिए लेक्चर, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, तो अपन 2-3 दिन के बाद एक डिस्कशन का लेक्चर रख लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। तो 2-3 दिन आपके पास टाइम है, आप अच्छे से सॉल्व करो। आपको स्टार्टिंग से लेके पूरे फिजिक्स में जो भी डाउट होगा, मैंने पढ़ाया है, किसी और ने पढ़ाया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको डाउट होगा तो आप वहां पे पूछ लेना। तो मंडे ट्यूसडे को अपन देख लेते हैं, किसी दिन एक अपन लाइव डिस्कशन रख लेंगे, ऐसे ही डिस्कशन रख लेंगे, फिर हम स्टार्ट कर लेंगे न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। आया समझ में? यस सर। यस सर। फिर एंड करता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन को आप कोशिश करना। इसका आंसर भी इन्होंने बता दिया होगा, आंसर बताया है क्या? आंसर 5√29 है और थीटा इक्वल्स टू 45 है। चलो अभी मैं एंड कर रहा हूँ, मेरी नेक्स्ट लेक्चर तुरंत में अभी। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।